Hello everyone. Today we will read first chapter of Flamingo. The name of this chapter is The Last Lesson written by Alphonse Daudet. तो पहले अबाउट द ऑथर में से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं बच्चों, जिसको जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, ये जो अल्फोंस डाउडेट है, ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और इनकी ये जो चैप्टर लिखा गया है लास्ट लेसन, इनकी इन्हीं शॉर्ट स्टोरी में से एक है। तो अब जब ये चैप्टर लिखा गया था, उस समय फ्रैंको एंड प्रशियन वॉर का पीरियड था। फ्रैंको एंड प्रशियन का क्या मतलब है? फ्रैंको मीन्स फ्रांस एंड प्रशियन का मतलब है प्रशिया। फ्रांस तो हमें पता है आज भी बहुत बड़ा नेशन है। प्रशिया उस टाइम का एक बहुत बड़ा नेशन होता था, जिसमें आज के टाइम का जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आया करते। ये तीनों नेशन आज वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट करते हैं। अब फ्रांस और प्रशिया की वॉर हो गई थी और ऑब्वियसली प्रशिया फ्रांस से जीत गया था। और उस टाइम जो प्रशिया के मिलिट्री लीडर थे, उनका नाम था बिस्मार्क। क्योंकि फ्रांस प्रशिया से हार गया था, तो उन्हें अपने बॉर्डर में से एल्सेस एंड लोरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट प्रशिया को देने पड़े। नाउ थीम ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब बच्चों, जब वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट न केवल पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पड़ता है, बल्कि लोगों की ज़िंदगियों पर भी पड़ता है, जो इस चैप्टर के थ्रू इसमें दिखाया गया है। तो उस समय जो घटनाएं हुई थी, उनमें से ही एक छोटी सी घटना इस चैप्टर में बताई गई है। सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज। अब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, हम उसमें पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं, वही सुनते भी हैं। लेकिन अगर अचानक से हमें कहा जाए कि तुम्हें दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना है, बोलना है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दैट इज़ नॉन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। सो ऑथर ट्राई टू कन्वे अस द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज थ्रू दिस स्टोरी। फर्स्ट वी डिस्कस द करेक्टर्स. There are basically two characters in this story. So first is French. He is a sensitive and honest schoolboy who accepts his fault of ignoring his lessons. And second one is M. Hamel. He is a sincere and strict teacher of the French language who is passionately patriotic. He breaks down at the end of his last lesson. So now we start our chapter. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. अब ये जो स्टोरी है, फ्रेंच नाम का एक बच्चा है जो वहीं फ्रांस का रहने वाला है, वह बताता है कि उस दिन सुबह वह स्कूल के लिए घर से ही देर से निकला था और ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मीन्स फियर, और उसे बहुत डर लग रहा था, स्पेशली क्योंकि एम हैमल उनके टीचर है जिन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और फ्रेंच कहता है कि उसको एक शब्द भी पार्टिसिपल का नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब ये बच्चा कहता है कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भाग जाऊं और सारा दिन बाहर ही रहूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब ये कहता है कि उस दिन वेदर जो था वो बहुत ही वार्म था और बहुत ही प्लेजेंट डे था, और पक्षी जो थे एज ऑफ वुड्स, एज ऑफ वुड मीन्स पेड़ों की टहनियों के एंड के ऊपर, पेड़ों की टहनियों के किनारे पर। तो पक्षी जो थे वो पेड़ों की टहनियों के किनारे पर बैठे थे और चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और अब ये बच्चा बताता है कि वहीं खुला मैदान था जिसमें एक सॉ मिल थी। सॉ मिल होती है बच्चों जो जहाँ पर पेड़ों से काट कर लकड़ियाँ लाई जाती है और उनको एक प्लानिंग में वहाँ पर काटा जाता है। तो वहीं पर 100 मील के पीछे जो थे वो पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। अब बच्चों, क्योंकि फ्रांस जो था वो हार गया था पर्शिया से, तो यहाँ पर फ्रांस की मिलिट्री हटा करके अब पर्शिया की मिलिट्री आ गई थी। It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब ये जो बाहर का जो मौसम था, जो दिन वार्म दिन था, पक्षी चहचहा रहे थे और जो ड्रिलिंग पर्शियन सोल्जर्स की चल रही थी, ये सब चीज़ें जो हैं उसको टेम्पटिंग लगती है। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव। तो ये सब चीज़ें फ्रेंच को अट्रैक्टिव लगती है और उसको लगता है कि पार्टिसिपल के रूल के बजाय ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती है और वो चाहता है कि वो आज सारा दिन बाहर ही रहे।
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, लेकिन वो बताता है कि वह अपनी फीलिंग को अपोज कर सकता था, रिजिस्ट मीन्स अपोज, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब फ्रेंच कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल बच्चों शहरों में जो है क्या होता है कि वहाँ पर टाउन बना दिया, एक टाउन होता है जहाँ पर वहाँ के अधिकारी जो है वो सभी सभी अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं. और तो ये बताता है कि वहीं टाउन के बाहर जो है बुलेटिन बोर्ड रखा था जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़, और पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो सभी वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड पर आती थी. जैसे कि अब बैड न्यूज़ क्या क्या थी, द लॉस्ट बैटल, जैसे कि फ्रांस हार गया था, द ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट मीन्स होता है बच्चों कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. तो कंपल्सरी मिलिट्री जो सर्विस है इसमें क्या होता है, जब कोई नेशन वॉर पर होता है, वॉर चल रहा होता है और वो नेशन अगर हार रहा हो तो वो सिविलियंस को भी ज़बरदस्ती मिलिट्री में ले आता है और उनसे वॉर लड़वाता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट. द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके भी ऑर्डर्स जो है उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अब वो कहता है कि मैंने बिना रुके अपने आप में सोचा कि अब क्या बात हो सकती है. देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस. अब ये फ्रेंच कहता है कि मैं स्पीडली जो है स्कूल के लिए जा रहा था तो तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वॉचर, और जो वहाँ पर था और उसका अप्रेंटिस भी उसके साथ था. अप्रेंटिस मीन्स हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड पर्सन. रीडिंग द बुलेटिन, और वॉचर और उसका अप्रेंटिस दोनों ही बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहे थे नोटिस. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया, किसने, ब्लैक स्मिथ ने. डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बच्चे, तो जैसे कि बोल देते हैं कि बच्चे इतनी जल्दी मत दौड़ो, इतनी तेज़ी से मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल के लिए तो अभी टाइम है, तुम आराम से पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. अब एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद वो मेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन मैं जो है वहाँ से चल दिया था और इसलिए मैं मिस्टर एम हैमल के छोटे गार्डन में पहुँच गया था और मेरी सांस फूल गई थी क्योंकि मैं बहुत दौड़ करके आ रहा था. यूजुअली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स excitement and activity, noise of activity, so which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison very loudly, very loud, with our hands over our ears to understand better. अब ये बताता है कि जब भी हमारा स्कूल सुबह सुबह शुरू होता था तो उस टाइम जो है बस्टल होता था, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट और एक्टिविटीज़ की आवाज़ें आती रहती थी, चहल पहल होती थी. विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना शोर आता था कि उसको सड़क पर भी सुना जा सकता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मीन्स कि बच्चे जब बेंच को जो है सेटल करते हैं बैठने के लिए या कोई शरारत करने के लिए, तो वो सेटलमेंट ऑफ बेंचेस जो है उसका वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स टुगेदर, और बच्चे जो है इकट्ठे एक साथ जो है बोल रहे होते हैं. जैसे कि जब भी कोई टीचर क्लास में एंटर करता है तो बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह से. वेरी लाउड, with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो इतना शोर जो है उस समय आ रहा होता था, बच्चे जो है वो जोर जोर से बोल रहे होते थे, और कुछ बच्चे तो क्या करते थे कि कानों पर हाथ रखना पड़ता था ताकि वो फोकस कर सके अपनी स्टडी पर. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स स्ट्राइक, तो जो टीचर का जो रूलर होता था उसकी टेबल पे स्ट्राइक करने की आवाज़ आती. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. I had counted on commotion to get to my desk without being seen. लेकिन आज सब कुछ खामोश था. I had counted on means depend. और फ्रेंच बताता है कि मैं जो था मैं डिपेंड था, किस पर डिपेंड था, कॉमोशन, कॉमोशन मीन्स हल्ला गुल्ला.
तो अब ये फ्रेंच कहता है कि मैं डिपेंड था कि वहाँ बहुत शोर हो रहा होगा, बहुत ही चहल पहल होगी, तो जिससे कि मैं किसी को भी नज़र नहीं आऊँगा, किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा और मैं क्लास में अपने डेस्क पे जाके चुपचाप बैठ जाऊँगा बिना किसी की नज़र में आए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो ऑब्वियसली उस दिन कोई शोर शराबा, कोई बच्चे वहाँ पर नहीं होते। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब ये फ्रेंच बताता है कि मैंने विंडो से देखा था कि मेरे क्लासमेट जो थे वो पहले ही अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल थे वो क्लास में अप एंड डाउन कर रहे थे। अप एंड डाउन मीन्स बच्चे जैसे एग्जाम होता है तो टीचर जो है क्लास में टहलते हैं, क्लास में घूमते हैं, राउंड लगाते हैं, उसको बोलते हैं अप एंड डाउन। तो एम हैमल जो थे वो क्लास में अप एंड डाउन कर रहे थे, क्लास में राउंड लगा रहे थे, और टेरिबल आयरन रूलर जो था वो उनकी आर्म के अंडर में था। टेरिबल, यहाँ पर बच्चा देखो टेरिबल बोल रहा है उस आयरन रूलर को, इसका मतलब वो बहुत ही डरता था उससे, और आयरन रूलर से हो सकता है उनकी पिटाई भी होती होगी, इसीलिए उसने टेरिबल कहा है। तो वो अपने आर्म के अंडर लगा करके वहाँ पर घूम रहे थे। कौन? एम हैमल क्लासरूम में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब फ्रेंच कहता है कि मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन्स फीलिंग शेम और एम्बेरस्ड, कि मैं उस समय कितना एम्बेरस्ड फील कर रहा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही पोलाइटली उन्होंने बोला कि छोटे फ्रेंच तुम जाओ और अपनी जगह पर जल्दी जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो चैप्टर तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered. यस, अब फ्रेंच कहता है आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, कि मैं जल्दी से अपने बेंच पर गया। जंप्ड ओवर मीन्स ये नहीं कि वो छलांग लगा कर गया, नहीं, वो जल्दी से अपने बेंच पर गया और जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक कि अब मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू नहीं पा लिया था, यानी कि मेरा डर थोड़ा सा जब तक कम नहीं हो गया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया था तब मैंने देखा कि हमारे टीचर ने जो है बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड शर्ट मीन्स बेटा जिसमें थोड़ी झालर सी लगी होती है, आप गूगल पे सर्च करके देखना आपको पता चलेगा, इसमें साइडों में और बीच में हो सकता है उस टाइम पे ऐसी ही शर्ट होती थी। फ्रिल्ड शर्ट एंड द ब्लैक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी थी जिसपे की पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब ये बताता है कि वो वाली ड्रेस जो थी उनकी फॉर्मल ड्रेस थी, वो या कभी भी इंस्पेक्शन जब होता था, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी प्रिंसिपल जब आते थे कि कैसे क्या पढ़ाई हो रही है ये चीज़ देखने के लिए जब आते थे, या कोई अवार्ड सेरेमनी होती थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तभी वो जनरली इस तरह की ड्रेस पहन कर आते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा जो स्कूल जो था वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, पूरा स्कूल स्ट्रेंज लग रहा था। एंड सोलम मीन्स सीरियस, solemn means serious. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. अब फ्रेंच क्या बताते हैं कि उस दिन पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही सीरियस था, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरान कर रही थी, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया, वो ये था कि हमारे क्लासेस में जो बैक बेंचेस होते थे, जो पीछे के बेंचेस होते थे, वो हमेशा खाली रहते थे, लेकिन आज उनके ऊपर विलेज पीपल बैठे हुए थे, और वो भी बिल्कुल शांत हमारी तरह। ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड होजर, होजर मीन्स बेटा ये कास्ट का नाम है।
एक बूढ़े होजर बैठे हुए थे और जिन्होंने 3 कॉर्नर वाली हैट पहन के रखी थी। द फॉर्मर मेयर, और पुराने हमारे मेयर बैठे हुए थे जो पहले मेयर हुआ करते थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराने पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और ऐसे ही कुछ दूसरे वीआईपी लोग बैठे हुए थे जो पहले किसी न किसी पोस्ट पर थे, और कुछ दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। अब एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई जो है वो बहुत ही उदास लग रहा था, और होजर जो थे वो एक पुरानी प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर मीन्स अ बुक कंटेनिंग सम बेसिक फैक्ट्स। तो वो एक ऐसी बुक लेकर आए थे जो कि बहुत ही पुरानी थी। थम्ड एट द एजिस, थम्ड मीन्स टॉन, फटी हुई, बहुत ही पुरानी, जो कि फटी हुई थी एजिस से, जिसके किनारे फटे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उन्होंने उस बुक को खोलकर अपने नीज पर रखा हुआ था। एंड और अपने ग्रेट स्पेक्टेकल्स, ग्रेट जो पुराने स्पेक्टेकल्स थे वो भी रखे हुए थे पेज खोल करके उस बुक के ऊपर। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. अब जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था और बहुत हैरान हो रहा था, तभी एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स बैठना किसी चीज़ के ऊपर, वो चेयर के ऊपर बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो मैं एम हैमल जो है चेयर पे बैठ जाते हैं और बहुत ही ग्रेव मीन्स एक्सट्रीम सीरियस, कि बहुत ही सीरियस होकर के और बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था, जैसा उन्होंने मुझसे बोला था पोलाइटली, वैसे ही वो बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज ये आखिरी चैप्टर है, आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब टीचर ने, एम हैमल ने बताया कि बर्लिन से जो है ये ऑर्डर आ गया है कि अब एल्सस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर हैं जर्मन के वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो आज का ये जो लेसन है ये तुम्हारा आखिरी लेसन है फ्रेंच का, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है बहुत ध्यान से सुने। वट आ थंडर क्लैप these words were to me. Thunderclap means crash of thundering, sound of thundering. What a thunderclap these words were to me. कि थंडरक्लैप बिजली की कड़कने की आवाज़, तो ये जो शब्द थे ये बिजली की तरह मेरे कानों में बिजली की तरह कड़क रहे थे मेरे लिए। ओ द रैचेज, ओ द रैचेज, रैचेज मीन्स wretches means unhappy people. That was what they had put up at the town hall. अब ये बच्चा समझता है कि अच्छा तो ये बात थी, इसीलिए वो अनहैप्पी लोग जो थे वो वहाँ पर टाउन हॉल में वहाँ भीड़ लगाकर बैठे हुए थे। अनहैप्पी पीपल इसलिए क्योंकि जो वॉचर जो था, जो ब्लैक स्मिथ जो था जिसने आवाज़ लगाई थी, वो इसको ताना मार रहा था कि स्कूल के लिए तो काफ़ी टाइम है, तो तुम आराम से पहुँच जाओगे, इतना स्पीडली जाने की ज़रूरत नहीं है। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the Saar. अब फ्रेंच जो है वो कहते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो क्या ये मेरा आज आखिरी लेसन है? क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब इससे आगे मैं नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा? क्या मुझे यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा? देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। सॉरी मीन्स बेटा यहाँ पर रिग्रेट है, सॉरी मीन्स माफ़ी मांगना होता है, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट है। सो ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तो मुझे मेरे लेसन ना सीखने के लिए आज कितना दुख हो रहा है, वो उसको पछतावा होता है कि मैंने अपने लेसन क्यों नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं क्यों बर्ड्स के एग ढूंढने के लिए जाया करता। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार इज़ अ नेम ऑफ रिवर, और मैं क्यों सार रिवर पर स्लाइड करने के लिए जाता था। माई बुक दैट हैड
seemed such a nuisance a while ago. मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक nuisance means annoyance, inconvenient. तो ये मेरी बुक्स जो मुझे कुछ समय पहले तक annoyance लगती थी, जो inconvenient लगती थी, so heavy to carry, जो उठाने में मुझे इतनी heavy लगती थी. My grammar and my history of saints, मेरी ग्रामर बुक और जो सेंट की हिस्ट्री बुक है, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब ये मुझे मेरे पुराने दोस्तों के जैसे लग रही है. दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता. एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. अब मिस्टर हैमल इस आइडिया ये सोचकर कि वो अब जा रहे हैं और मैं उनको दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगा, ये सोचकर मैं उनके रूलर के बारे में बिल्कुल भूल गया. रूलर मीन्स वो उसको किस तरह से पनिश किया करते थे, कैसे पिटाई करते थे, कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, मैं ये सब भूल गया. एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स सठियाना, कि वो कितने सठियाए हुए थे, मैं ये सब भूल गया था ये सुनकर कि अब मिस्टर हैमल जो हैं वो जा रहे हैं और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand. बेचारा, पुअर मैन मीन्स बेचारे, मिस्टर हैमल. इट वॉज इन ऑनर ऑफ, इसका मतलब वो अपने लास्ट लेसन के ऑनर में ये फॉर्मल ड्रेस पहन कर आए हैं, संडे क्लॉथ जो है वो आज पहन कर आए हैं. नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब मैं समझा कि ये विलेज पीपल जो थे वो रूम के बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. सॉरी मीन्स बेटा यहाँ पर भी रिग्रेट है, इसलिए क्योंकि उनको बहुत दुख था. बेटा ये रिग्रेट, ये जो लाइन है इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं कि वो जो वहाँ पर विलेज पीपल जो थे वो क्लासरूम में बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे, तो कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाते हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे थे. टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. क्योंकि ये उनका तरीका था थैंक्स करने का उस मास्टर को, उस सर को जो एम हैमल थे, जो 40 साल से फेथफुल मीन्स डिवोटेड, जो डिवोटेडली 40 साल से वहाँ उस गांव में, उस विलेज में अपनी सेवा दे रहे थे, वहाँ पर पढ़ा रहे थे, जो सर्व कर रहे थे उस विलेज को लास्ट 40 ईयर से. तो उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए ही वहाँ पर वो विलेज पीपल आए थे. और दूसरा वो अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट देना चाहते थे, दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं रही थी. तो इसलिए जो है वो विलेज पीपल वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर आए थे.